नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। दोस्तों, जिस तरह से कोई अच्छी मूवी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है उसकी स्टोरी, तो उसमें हमारी रुचि बढ़ती जाती है। समझ लीजिए वो हमको बांधने लगती है। ऐसा ही दोस्तों इस चैप्टर में होने जा रहा है हमारे साथ। हम समझ गए हैं कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है, किस प्रकार के दर्पण से कैसे परावर्तन होता है, दर्पण क्या चीज है, दर्पण सूत्र क्या है। तो दोस्तों, आने वाला आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए काफी रुचिकर होने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे क्या, डिस्कस करेंगे, तो उस टॉपिक में से आप देख लीजिए लगभग हर वर्ष साइंस के पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का। देखिए, इसमें प्रश्न जो बनता है वो ये है कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न बनता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। और साथ में प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं उनको किरण चित्र बनाकर समझाइए। ये प्रश्न बनता है। तो देखिए, अभी तक हमने परावर्तन पढ़ा है, तो पहले तो इसको परावर्तन से कोई रिलेट करते हैं हम। दोस्तों, परावर्तन में क्या था? परावर्तन में था कि प्रकाश की किरण जाकर किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटकर आ रही थी, या वापस लौटकर चारों तरफ फैल रही थी, और उसी वजह से हर वस्तु को हम देख पाते हैं। यह हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। और यदि उस वस्तु के पृष्ठ पर यदि हम किसी परावर्तक पदार्थ का लेप और कर दें, तो उससे परावर्तन इतना ज्यादा होता है कि उसमें हमारी तस्वीर, हमारी इमेज नजर आने लगती है। वो परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन स्पष्ट नजर आता है उसके अंदर। तो दोस्तों, परावर्तन में तो क्या है, जो वस्तुएं होती हैं जिनसे परावर्तन हो रहा है वो एक कॉमन चीज है कि अपारदर्शी होती हैं। उनमें से हमको आर पार नजर नहीं आता है। जितनी भी वस्तु से परावर्तन की घटना होती है तो वो सभी वस्तुएं अपारदर्शी हैं। और दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जिन वस्तुओं से अपवर्तन हो रहा है वो सभी वस्तुएं पारदर्शी होती हैं। अच्छा, फटाफट बता दीजिए। देखें, पारदर्शी वस्तुएं जैसे नाम बताइए, कौन कौन चीजें पारदर्शी हैं? सोचिए। हाँ, जैसे पानी। वेरी गुड। पानी से आर पार दिखता है। पानी भरा हुआ हम देखते हैं तो जिस भी चीज में पानी है उसका पैंदा नजर आता है, यानी पानी पारदर्शी है। इसके अलावा हाँ, कांच। हाँ, और वायु। वायु भी पारदर्शी है। वायु में भी आर पार हमको नजर आ रहा है, आगे की वस्तुएं नजर आ रही है। वायु के भी तो कण होते हैं, पर उनमें से आर पार हमको नजर आ रहा है, तो वायु भी पारदर्शी है। वेरी गुड। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं में से, या पारदर्शी जो भी पदार्थ पारदर्शी, उसमें से प्रकाश का अपवर्तन होगा। फिर प्रश्न उठता है, तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो देखिए, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग, देखते जाओ। देखिए, जैसे हम लेते हैं कोई सा भी पारदर्शी माध्यम ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कांच ले लीजिए। चलो हम आपकी बुक के हिसाब से चलते हैं, कांच ले लेते हैं ना पहले। तो देखिए, ये हमने लिया एक कांच, ये हमने ले लिया एक कांच। थोड़ा सा इसको ऊपर बना देते हैं हम ताकि चीज स्पष्ट रहे। ये हमने ले लिया एक कांच, कांच की आयताकार सिल्ली हमने ले ली। ठीक है। अब देखिए पारदर्शी है। देखिए अपवर्तन कैसे होता है, क्या होता है अपवर्तन, अभी समझ में आता है। यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, आकर गिरती है इस पर। ये हमने लगाया एरो। एरो से क्या पता लगता है? हाँ, प्रकाश की किरण की दिशा पता लगती है। इसलिए
हर प्रकाश के किरण चित्र में हमको एरो लगाना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है इस प्रकार से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कांच की सिल्ली है, कांच की सिल्ली के बाहर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, अरे वही बात है, मुट्ठी है मेरी। मैं मुट्ठी को बंद करूं, आपसे पूछूं मुट्ठी में क्या है, जवाब ये नहीं होगा कुछ नहीं है, इसमें हवा है। तो इस प्रकार चारों तरफ क्या है, हवा, वायु। तो देखिए इधर वायु है चारों तरफ, तो हमने यहां लिख दिया वायु। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, कांच, तो ये है कांच। अब एक चीज समझिए, प्रकाश की किरण कहां से कहां चल रही है, प्रकाश की किरण चल रही है, हाँ बिल्कुल, वायु से कांच में, वायु से कांच में। अच्छा मैं एक चीज पूछूं आपसे, एक तो हम हवा के अंदर हाथ घुमाते हैं, या मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं हम, एक तो फाइट हो रही है हवा में, हवा मतलब आसमान नहीं, धरती पे ही, लेकिन यहां फाइट हो रही है, और फिर दोनों जो विलेन और हीरो है लड़ते लड़ते पानी में चले जाते हैं। पानी मतलब समुद्र है, नीचे की ओर चले जाते हैं, वहां लड़ते हैं। तो आप खुद कल्पना कीजिए कि ज्यादा अच्छी तरह से फाइट, कहने मतलब फास्ट फाइट कहां हो पाएगी, धरती पे या पानी में, बिल्कुल फास्ट होगी धरती पे, क्योंकि वहां क्या हवा है, तो हवा को आसानी से हम काट पा रहे हैं, और पानी में उतना ही धीरे धीरे हाथ चलेगा। भाई जैसे हाथ है, हवा में हम घुमाते हैं तेज घूम रहा है, और पानी में जाके घुमाएंगे तो थोड़ी ताकत आएगी, धीरे घूमेगा। बिल्कुल, क्यों हुआ ऐसा, अरे भाई हवा पतली है, उसका घनत्व कम है, ठीक है, पानी का घनत्व हवा की तुलना में ज्यादा है। इसी प्रकार कांच का घनत्व पानी से भी ज्यादा है। तो देखिए ये हवा है, ये पानी है, दोनों में से गाढ़ा कौन सा है, पानी। हवा है, कांच है, दोनों में से गाढ़ा कौन सा है, कांच, है ना। और वायु कैसी है, इसकी तुलना में थोड़ी पतली है, थोड़ा कण दूर दूर ज्यादा है उसमें। तो देखिए कुछ शब्द हैं, है ना, जो आपके इसमें काम में आएंगे। देखिए जो तुलनात्मक रूप से पतला है, घनत्व कम है, तो दोस्तों उसे कहते हैं विरल माध्यम। पहला माध्यम वायु है, कैसा है, विरल माध्यम, तो इसे कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है, अब कांच वायु की तुलना में गाढ़ा है, कण पास पास होते हैं, गाढ़ा है, इसके लिए नाम लिया जाता है सघन। सघन यानी गाढ़ा, इसका घनत्व ज्यादा हो, सघन जिसका घनत्व ज्यादा हो, गाढ़ा तुलनात्मक रूप से, तो इसे कहेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, ये केवल दोनों माध्यमों की तुलना हो रही है। अगर यह पानी होता तो वायु की तुलना में गाढ़ा है, तो पानी सघन माध्यम था, वायु विरल माध्यम था। ठीक है, अगर यहां ऊपर होता निर्वात यानी वायु भी नहीं है, और नीचे होती वायु, तो फिर हम क्या कहते हैं, निर्वात को कहते हैं विरल माध्यम, और वायु को क्या कहते हैं, सघन माध्यम। यानी सघन और विरल नाम किस प्रकार दिया गया है, दोनों की तुलना करके दिया गया है। दोनों में से ज्यादा घनत्व जिसका है वो सघन है, जिसका कम घनत्व है दोनों की तुलना में वो विरल है। यानी जो माध्यम अभी सघन है वो अगले पड़ाव पर या अगले प्रयोग में विरल हो सकता है। दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में गाढ़ा कौन है, गाढ़ा वो सघन, और पतला है जो विरल। क्लियर ये चीज। अब देखिए, अब प्रकाश की किरण की हम बात करें, कहां से कहां आ रही है, विरल वायु से यानी विरल माध्यम से कांच में यानी सघन माध्यम में आ रही है। अभी हमने उदाहरण देखा था कि हाथ को हवा में चलाता है तेज चलता है, पानी चलाते हैं धीरे चलता है, यानी उसका वेग कम हो जाता है। यही नियम प्रकाश पे भी लागू होगा। भाई कांच तो पानी से भी ज्यादा सघन है, तो जब प्रकाश की किरण
वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो इसका वेग क्या होगा? वेरी गुड, वेग कम हो जाएगा। अब देखिए जब वेग कम होगा, यानी कि जब पानी या कांच में जब वायु से आ रही है प्रकाश की किरण, तो उसका वेग कम हो रहा है। वेग कम क्यों हो रहा है? उसको ताकत लगानी पड़ रही है, पहले की तुलना में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे सिर पर वजन रखा है, 20 किलो वजन रखा है, तो हम थोड़े से झुके हुए चलते हैं। अगर उस वजन को 10 किलो कर दिया जाए या 5 किलो कर दिया जाए तो हम सीधे हो जाएंगे। तो देखिए वही चीज है यहाँ पर वही चीज है कि प्रकाश की किरण जो वायु से कांच में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है, तो क्योंकि इसके ऊपर बल अब बढ़ जाएगा। भाई हम हमारे सर पे अगर वजन बढ़ा दें, पहले 10 किलो था, अब 30 किलो रख दें, 40 किलो रख दें, तो हम झुक जाएंगे। इसी प्रकार ये प्रकाश की किरण भी जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो सीधी अपने मार्ग पर न जाकर थोड़ी सी झुक जाती है। देखिए क्या होगा, थोड़ी यूं आनी चाहिए थी, आएगी कैसे? यूं आएगी, झुक जाती है ऐसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया इतना सा। अब देखिए प्रश्न उठता है, ये माध्यम है वायु, ये माध्यम है कांच। तो दोस्तों दोनों माध्यम, मैं पूछूं आपसे एक ऐसा तल बताइए जहां से दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ये वायु है या कांच है। तो ये जो तल है, यहां से माध्यम अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, तो इसलिए इसको कह देते हैं पृथककारी तल। इसे कहते थे पृथककारी तल कह देते हैं। वेरी गुड। तो देखिए यानी पृथककारी तल पर ही प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो दोस्तों इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरण, देखिए परिभाषा आ रही है इसकी, प्रश्न का जो पहला भाग है, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर आ रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व के मार्ग से, ये पूर्व का मार्ग था, अपने पूर्व के मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा बताई, मनन कीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पहले वाले मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इतना क्लियर है। अब इसी परिभाषा के बाद में आपके दो बिंदु और बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं दो बिंदु। देखिए यहां तक वायु है, यहां तक कांच है, और फिर यहां पर क्या है, वायु है, या फिर वायु है, ये कांच है, वायु है। तो वायु कैसा माध्यम हो गया फिर? विरल माध्यम, विरल माध्यम। क्लियर इतना? ये विरल माध्यम हो गया। अब देखिए बात यह है कि प्रकाश की किरण यहां देखो इस प्रकार से आ रही है, यानी कांच में से आ रही है। कांच सघन माध्यम है। अब की बार कहां से कहां आ रही है? सघन से विरल में आ रही है, कांच से वायु में आ रही है। पृथककारी तल कौन सा हो गया? अब की बार ये हो गया। अब की बार ये प्रथम माध्यम हो गया, ये द्वितीय माध्यम हो गया। भाई कांच से वायु में आ रही है तो फिर से वही चक्कर पड़ेगा, वही प्रभाव होगा कि सघन से विरल में आ रही है, गाढ़े से पतले में आ रही है ना। तो पृथककारी जो तल है, ये इसका पृथककारी तल हो गया। देखिए ये हो गया पृथककारी तल। ठीक है, ये पृथककारी तल हो गया। तो फिर से पृथककारी तल पर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटेगी। कैसे?
अरे भाई पहले ज्यादा ताकत आ रही थी, वजन ज्यादा था, झुका हुआ था इंसान, जैसे ही हवा में आई वही बात, वजन कम हो गया, कंबल लगाना पड़ेगा, तो वजन कम होगा तो हम सीधे हो जाएंगे। यानी जो प्रकाश की किरण झुक रही थी वो अब दूर होगी। कैसे होगी? देखो, ये इसमें से निकलेगी इस प्रकार से, ऐसे। क्लियर है? यानी फिर से प्रकाश का अपवर्तन हुआ और अब की बार प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, कांच में प्रवेश करी, प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटी, आगे गई, फिर से माध्यम बदला, प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटी। अब देखिए, हम ये देखना चाहते हैं, इससे आगे वाले थोड़े बिंदु पे चलते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अपवर्तन हो कितना रहा है। भाई अपवर्तन तो जितना गाढ़ा होगा उतना होगा, जितना पतला होगा फिर उतना होगा, कहने में जितना सघन होगा, जितना विरल होगा, उस हिसाब से अपवर्तन की घटना घटेगी। पर अपवर्तन हो कितना रहा है, किरण कितनी घूम रही है, ये ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कोण नापते हैं। हम चाहते हैं ये कोण नाप लें, ये कोण नाप लें, तो इसे पता लगेगा किरण कितना कोण पर झुक रही है। तो दोस्तों, कोण नापने के लिए क्या जरूरी है? एक सीधी रेखा जरूरी है। तो हम यहां पर मान लेते हैं एक सीधी रेखा, यहां अपवर्तन हो रहा है तो यहां भी मान लेते हैं हम एक सीधी रेखा। ये जो सीधी रेखा है इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ये भी क्या है? अभिलंब है। अब देखिए, अभिलंब है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये जो किरण आकर गिर रही है, इसका नाम क्या दिया था हमने? जैसे पहले आकर गिर रही थी परावर्तन की घटना में, तो आपतित किरण थी। तो ये भी क्या है? ये भी है आपतित किरण। क्या है दोस्तों? आपतित किरण, इसका नाम है आपतित किरण। कहने का मतलब जो किरण आकर गिर रही है, अपने राजस्थानी बोले आकर पड़ रही है, तो इसे आपतित कहते हैं। ठीक है, तो ये किरण हो गई आपतित किरण। अब यहां इसका अपवर्तन हो गया, तो ये किरण क्या कहलाएगी? जैसे वहां परावर्तन में वो किरण परावर्तित किरण कहला रही थी परावर्तन के बाद में, यहां अपवर्तन के बाद में ये किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। तो ये है अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हो चुका है। ऐसे ही इस तल के लिए यह आपतित किरण हो जाएगी और ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। भाई इस तल के लिए तो यह आपतित है, आकर गिर रही है, और ये अपवर्तित है। इस तल की बात करें तो यह आपतित है और ये अपवर्तित है। मैं मानता हूं क्लियर हो चुका होगा और मजा आ रहा है। वही बात, चेहरे पे स्माइल दीजिए और थम्स अप कीजिए, क्योंकि आपकी स्माइल और थम्स अप दोनों मुझ तक पहुंचते हैं। थैंक यू। आगे चलिए। अब देखिए, हमने नापा इस कोण को, किस कोण को? इस कोण को हमने नापा। अरे भाई चांदा रख के नाप लेंगे। देखिए, इस कोण को नापा और इस कोण को नापा, ऐसे ही इस कोण को नापा और इस कोण को नापा, तो उसे पता लग जाता है कितना डिग्री किरण घूमी है। अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमने कोण नापा है उसे दोस्तों कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से। कोई दिक्कत नहीं है। आपतन कोण, आकर जो किरण गिर रही है, यानी आपतित, देखो आपतित से आपतन बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। ऐसे ही अपवर्तित किरण के नाम से इस कोण का नाम बनेगा अपवर्तन कोण। ये होगा अपवर्तन कोण। ठीक है,
पूछ लिया जाए आपतन कोण किसे कहते हैं, आप कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से, छोटे एबीसीडी वाला जो आर होता है उससे। ठीक है, ऐसे ही इस तल के लिए ये हो जाएगा स्मॉल आई यानी आपतन कोण, ये हो जाएगा स्मॉल आर यानी अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं जो आपने अपवर्तन की परिभाषा लिखी है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वह अपने पूर्व के मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगली बात देखिए जो इससे आ रही है सामने। एक चीज बताइए, यहां प्रकाश की किरण आ रही है कहां से कहां, विरल से सघन में, वायु से कांच में आ रही है। ठीक है, अब आप ये बताइए इस तल के लिए ये आपतन कोण है या अपवर्तन कोण है। अब बताइए दोनों से बड़ा मान किसका है। आप कहोगे सर दिख रहा है ना, आपतन कोण बड़ा है, ये अपवर्तन कोण छोटा है। क्यों? क्योंकि किरण झुक गई थी, किधर, अभिलंब की ओर झुक गई थी। तो अपवर्तन कोण तो वही है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण। तो जब अपवर्तित किरण झुक गई अभिलंब की ओर तो कोण छोटा हो गया, कौन सा, अपवर्तन कोण। यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। लिख लीजिए इस बात को। जो आपने अपवर्तन की परिभाषा लिखी है उसके बाद में अगली बात आएगी कि जब प्रकाश की किरण, लिखते जाइए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी तल पर अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। क्लियर है? आगे समझिए। अगली बात हमारी है, देखो ये पृथक्कारी तल दूसरा है इसी कांच का, नीचे वाला, पर इसके लिए ऊपर तो क्या है, कांच सघन माध्यम, और इसके लिए नीचे क्या है, वायु विरल माध्यम। यानी ये प्रकाश की किरण जो आ रही है ये आपतित किरण कहलाएगी, इसके लिए, इस तल के लिए ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण क्या होगा, अपवर्तन के बाद में अभिलंब से दूर हट जाएगी। वेरी गुड, शाबाश, काफी अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, पता लग रहा है मुझे समझ में आ रहा है आपको। तो ये यहां पर क्या होगा, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम होगा। किस स्थिति में, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी। तो लिख लीजिए, जो अपवर्तन में आप लिख रहे हो, पहला बिंदु आपने लिख लिया ऊपर वाला, अब दूसरा बिंदु लिखिए नीचे, लिखते चलो कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों ये प्रकाश का अपवर्तन समझ लीजिए, जो परिभाषा है और परिभाषा के संबंधी जो दोनों बिंदु हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक जो है, इसके नियमों को समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन को आपने परिभाषित कर दिया, चित्र बनाकर ढंग से समझा दिया, दोनों बिंदु और लिख दिए, पूरे से पूरे नंबर आ गया। नेक्स्ट बात है इसके नियमों को समझाइए। तो देखो नियम अगर आपको ये समझ में आ गया तो नियम भी समझ में आ चुके हैं, ये समझ लीजिए। बस केवल मैं उसको उनको पॉइंट करता हूं। आप कहोगे ये तो हमको पता है सर, अब तो पर पता है लेकिन अलग से लिखना जरूरी है ना, तो समझिए पहले कौन कौन सी नियम। एक चीज बताइए, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। अब टॉपिक डाल दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और उसमें एक बात लिख दीजिए
कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। निम्नलिखित दो नियम हैं। रहने दीजिए, अब लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो इस चीज को। देखो एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, चित्र को गौर से देखो। चलो केवल इस तल को देख लो, इस तल के आसपास की चीजें हैं उनको देख लो। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो एक चीज बताइए, क्या आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, क्या तीनों कहीं मिल रहे हैं? ढंग से देखो, आप कहोगे सर दिख रहा है ना, हाँ मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? पृथक्कारी तल पर इस बिंदु पर मिल रहे हैं, दिख रहा है हमको। अरे तो यही तो पहला नियम है। आप कहोगे सर ये नियम है। अरे हाँ यही नियम है। लिखिए, पहला नियम लिखिए, नियम फर्स्ट, प्रथम नियम, अंडरलाइन कीजिए, सामने से लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों पृथक्कारी तल पर एक बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्लियर है पहला नियम? आपको जरा क्या बात है, इतना आसान है, हम तो इसको टफ समझ रहे थे। अरे सब आसान, आप देखते चलो। चलिए, पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं लोगों, है ना। दूसरे नियम में देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, दूसरा जो नियम दिया है ना, वो अध्ययन किया एक स्नेल नामक वैज्ञानिक थे, तो उनको सम्मान देते हुए इस नियम को उनके नाम पर ही रख दिया गया है, स्नेल का नियम। यह अलग से प्रश्न भी आ जाता है कि स्नेल के नियम को समझाइए, है ना। तो आप टोपी डाल दीजिए, नियम नंबर 2, आगे लिखो स्नेल का नियम और अंडरलाइन कर लो। देखो स्नेल जी ने क्या किया था, काफी आसान है, आप भी कर सकते हो। आप कर तो हम भी कर सकते थे। देखिए देखिए देखिए, प्रकाश की किरण यहां से आकर पृथक्कारी तल पर यहां गिर रही है ना। अगर इस किरण को, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए प्रश्न, जैसा स्नेल जी के आया था कि इस किरण को अगर हम यहां गिराएं तो आपतन कोण कितना होगा और अपवर्तन कोण कितना होगा। इस किरण को अगर हम यहां गिराएं तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण कितना ता होगा, ये कितना ता होगा। तो देखिए, अगर इसको हम इस प्रकार से व्यक्त करें, इसको अगर हम इस प्रकार से व्यक्त करें, सारणी बनाते हैं, है ना, और सारणी में दोनों चीजें लिखते जाते हैं। यहां गिराएंगे तो आपतन कोण कितना होगा, अपवर्तन कोण कितना होगा, इस प्रकार से। चलिए, एग्जाम में सारणी नहीं बनानी है, समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए, हमने बताया कि आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ठीक है। एक ये हम बनाते हैं सारणी, ताकि इनके मानों को हम लेते जाएंगे और इनमें संबंध पता करने की कोशिश करेंगे। चलो, अब देखिए, पहली बार मान लीजिए किरण को हमने यहां गिराया, अभिलंब खींचा, किरण अपवर्तित हुई, आपतन कोण का मान निकाला, अपवर्तन कोण का मान निकाला। अब मान लीजिए आपतन कोण का मान हमारे पास आता है 20 और अपवर्तन कोण का मान आता है 10। फिर प्रकाश की किरण को अब की बार हमने यहाँ गिराया, फिर से अभिलंब खींचा, आपतन कोण अपवर्तन कोण नापा, तो आपतन कोण मान लीजिए फिर आता है हमारे पास 30 और अपवर्तन कोण आता है मान लीजिए 15, ऐसा आता है। अब देखिए, फिर प्रकाश की किरण यहाँ जो गिर रही है, इसमें आपतन कोण हमने नापा तो मान लीजिए 40 आता है और अपवर्तन कोण आता है 20। फिर प्रकाश की किरण यहाँ गिराई तो मान लीजिए आपतन कोण आता है आपके 50 और अपवर्तन कोण आता है 25, है ना। अब इन जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान आया है हर स्थिति में, देखिए यह है स्थिति नंबर 1, यह स्थिति नंबर 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब
थोड़ा गौर से देखें, आपको सर कुछ ना कुछ रिलेशन इनमें नजर आ रहा है। और हाँ, यही तो है स्नेल का नियम, रिलेशन इसी में से, स्नेल का नियम इसी में से निकलेगा। देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है, आपतन कोण 20 है, इस सतह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपतन कोण का मान ये ज्यादा होगा, अपवर्तन कोण का मान छोटा होगा, क्योंकि अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुक रही है, विरल सघन में आ रही है। तो ये किसके लिए, विरल से सघन में के लिए, विरल से सघन के लिए। चलिए ये 20 आया 10, 30 आया 15। अगर हम आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात निकाले, अनुपात कैसे निकालते हैं, बटावा करके, इनको अगर बटावा करके निकालें तो ये हो जाएगा 20/10, है ना। ये क्या हो जाएगा 30/15, ये हो जाएगा 40/20, ये हो जाएगा 50/25। इसका मान कितना आएगा, इसका मान सर आएगा, अनुपात आ जाएगा 2/1 यानी 2:1। सर इसका भी 2:1 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 2:1, कट जाएगा 20 दूना 40, ये 25 दूना 50 कट जाएगा, तो इसका भी 2/1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, नियम आपके समझ में आ गया होगा कि एक पृथककारी तल पर गिरने वाली प्रकाश की किरणों का आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक समान आता है, अर्थात एक नियतांक होता है ना। कहने का मतलब आप लिखेंगे स्नेल के नियम में लिखो, अगली बात फिर समझा देंगे आपको। स्नेल के नियम में लिखो, आपने स्नेल का नियम टॉपिक डाला उसमें लिखिए कि स्नेल के नियम के अनुसार किसी पृथककारी तल पर गिरने वाली प्रकाश की किरणों के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है। नियतांक यानी निश्चित मान, यार है निश्चित, सबका देखो एक जैसा, ये नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसे द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष लिखना है आपको, इसे द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक